हाय गाइस, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी काफ़ी एंट्री लेवल एस&टी पोस्ट के लिए हायर कर रही है एंड यू हैव टू चेक दिस आउट. देर हायरिंग फॉर मल्टीपल पोजिशंस एंड ये मल्टीपल कमीशंस एंड कमिटीज़ भी हैं, तो वी गोना गो थ्रू ऑल ऑफ दैट. सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी हैं. बेसिकली हमारे पास मिटी भी है, हमारे पास STQC भी है, ICERT भी है एंड CCA भी है. अब कैसे ये हायर करेंगे, क्या करेंगे, हम ये पूरा अभी डिस्कस करेंगे. सो लेट अस गो अबाउट इट. हम अगर जाके देखते हैं कि कौन से पोस्ट्स के लिए ये हायर कर रहे हैं, तो ये हायर कर रहे हैं साइंटिस्ट F के लिए, साइंटिस्ट E के लिए, और ये होगा हमारा एनेक्सर 1 में जो हम अभी डिस्कस करेंगे. इसमें आपका बेसिकली अकेडमिक इवैल्यूएशन होगा, मतलब जो भी आपने पीछे स्कोर किया है अकेडमिक्स में, एग्जाम्स में, उन सबको कैलकुलेट करके उसको इवैल्यूएट करेंगे. कैसे इवैल्यूएट करेंगे हम उसे भी अभी डिस्कस करेंगे. एंड पर्सनल इंटरव्यू होगा, ठीक है. तो ये होगा साइंटिस्ट F और E के केस में अकेडमिक इवैल्यूएशन प्लस पर्सनल इंटरव्यू. अब साइंटिस्ट D और C के केस में स्क्रीनिंग टेस्ट होगा एक, मतलब आपका एक रिटन टेस्ट होगा, MCQ टेस्ट होगा. कैसे होगा, क्या होगा, हम उसे भी अभी डिस्कस करेंगे. एक अकेडमिक इवैल्यूएशन होगा, मतलब जो भी आपने पीछे किया है, जैसे ऊपर हुआ था वो पूरा चेक किया जाएगा कि आपने डिग्री में क्या किया है, कितने पेपर्स पब्लिश किए हैं, किस बेसिस पे जज होगा, उसे भी हम अच्छे से कवर करेंगे. एंड फिर आपका एक पर्सनल इंटरव्यू होगा, ये एनेक्सर 2 में कवर होगा. एंड फिर आता है हमारा साइंटिस्ट B, लास्ट कैटेगरी. ये लेवल 10 के अंदर आता है. यू कैन सी किस किस लेवल पे आते हैं ये पे मैट्रिक्स में. यहाँ पर इनका पे नीचे भी अच्छे से डिस्कस कर रखा है, यू कैन चेक इट आउट ऑल्सो. सो साइंटिस्ट B की जो हायरिंग होगी वो वैलिड गेट स्कोर पर होगी और पर्सनल इंटरव्यू पर होगी. तो साइंटिस्ट भी हमारा गेट स्कोर से हायर होगा एंड उसके बाद उसके बेसिस पे पर्सनल इंटरव्यू होगा. D और C के केस में एक रिटन एग्जाम होगा, आपकी अकेडमिक इवैल्यूएशन होगी और पर्सनल इंटरव्यू, एंड इसमें अकेडमिक इवैल्यूएशन और पर्सनल इंटरव्यू. नाउ इफ दिस इज समथिंग यू आर इंटरेस्टेड इन, दीज पे ग्रेड्स इंटरेस्ट यू, वी आर गोना डिस्कस एवरीथिंग इसके बाद. सो लेट अस मूव अहेड. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर इन्होंने दे रखी है, नीचे अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन कर रखी है. बेसिकली रेलेवेंट रिक्रूटमेंट प्रोसीजर के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है. Now let us go ahead into this particular notification. And if any of this interests you, आप इनके लिए एलिजिबल हैं, डू फिल. अब हम सबसे पहले बात करेंगे हमारे साइंटिस्ट E and F, जिसमें हमारा अकेडमिक इवैल्यूएशन प्लस पर्सनल इंटरव्यू होने वाला था. एज रिटन यहाँ पे इट्स अ 2-stage प्रोसेस, जो हमारा इवैल्यूएशन ऑफ अकेडमिक रिकॉर्ड्स होगा, विच इज बेसिकली आपने पीछे क्या क्या कर रखा है, प्लस पर्सनल इंटरव्यू होगा, और इन दोनों के बेसिस पे you'll get a रिजल्ट. तो इन्होंने बोला कि जो एप्लीकेशन मिलेंगे कैंडिडेट्स को, उसके बेसिस पे इवैल्यूएशन होगा. एंड लेट अस मूव अहेड एंड टेल यू क्या हो रहा है. इवैल्यूएशन कमेटी में कौन कौन है, एक चेयरपर्सन है, मेंबर ऑफ द कमेटी है, और एक सेक्रेटरी है. बेसिकली क्या क्या है ये सब इन्होंने लिख रखा है. इफ दैट इंटरेस्ट यू कैन चेक इट आउट. नाउ लेट अस कम टू द मेन पॉइंट, विच इज की मेरिट लिस्ट कैसे निकलेगी. तो जो मेरिट लिस्ट है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की, एलिजिबल कैंडिडेट्स की, यहाँ पर अगर हम देखें, वो होगी बेस्ड ऑन मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ 70. मतलब आपका जो अकेडमिक इवैल्यूएशन होगा इस पर्टिकुलर केस में वो होगा 70 मार्क्स का, और आपका जो पर्सनल इंटरव्यू होगा इस केस में वो होगा 30 मार्क्स का. ये हो गया हमारा टोटल 100 मार्क्स. तो दिस इज फॉर दिस पोजीशन. 30 मार्क्स इंटरव्यू के एक्सक्लूड करके 70 मार्क्स का इवैल्यूएशन. और कैंडिडेट्स किस रेशो में शॉर्टलिस्ट हो रहे हैं, 1:3 की रेशो में शॉर्टलिस्ट हो रहे हैं इन ईच कैटेगरी. अनरिजर्व, EWS, SC ST OBC PWD, इन सब में 1:3 की रेशो में कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट हो रहे हैं. एंड इन्हें पर्सनल इंटरव्यू इंटरेक्शन के लिए बुलाया जाएगा विद एग्रीगेट मिनिमम ऑफ 10 कैंडिडेट्स. दिस इज द मिनिमम. ओके. नाउ रिजर्व वैकेंसीज का पर्सनल इंटरव्यू इंटरेक्शन कैसे होगा, क्या होगा, वो सब हम आगे डिस्कस करते हैं. नाउ इफ यू मूव अहेड यहाँ से, वी कैन चेक की ओनली दोज कैंडिडेट्स जिनकी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 50% है UR के लिए, विच इज अनरिजर्व के लिए 50%, एंड 40% फॉर ऑल द अदर रिजर्व कैटेगरीज इन पर्सनल इंटरव्यू. सिर्फ इनको कंसिडर किया जाएगा व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग द फाइनल मेरिट लिस्ट. सो 50% फॉर अनरिजर्व्ड एंड 40% फॉर रिजर्व कैटेगरीज. सिर्फ दीज आर एलिजिबल व्हेन वी टॉक अबाउट द फाइनल मेरिट लिस्ट, एंड दिस इज इन पर्सनल इंटरव्यू. जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो होगा टोटल 100 नंबर जो हमने बताया है, विच इज अकेडमिक इवैल्यूएशन के 70 मार्क्स एंड पर्सनल इंटरव्यू के 30 मार्क्स. ये 100 नंबर मिला के इसके बेसिस पे हमारी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी. सो दिस इज अबाउट हमारा साइंटिस्ट E and F. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड चेक बाकी पोजीशंस का. अब इन्होंने ना बहुत अच्छे से बताया कि इन्होंने बहुत क्लियरली समझाया कि अकेडमिक इवैल्यूएशन में होगा क्या, किस बेसिस पे आपको आगे ये मार्क्स देंगे. तो लेट अस सी. अगर आपके पास अकेडमिक अचीवमेंट्स हैं, विच इज दीज पर्टिकुलर अचीवमेंट्स, मतलब आपका इंस्टीट्यूट टाइप क्या है, क्या आप IIT से हैं, आप IISc से हैं, NIT से हैं, कोई भी इंस्टीट्यूट से हैं जिसकी NIRF टॉप 20 रैंकिंग में आती है, तो आपको 4 नंबर मिलेंगे, वरना 0. ठीक है.
फिर आप आगे चेक करें तो अकेडमिक परफॉर्मेंस, मतलब हर एक परसेंटेज के लिए दैट यू हैव गॉटन, हर एक परसेंटेज के लिए दैट यू हैव गॉटन 0.15 मार्क्स मिलेंगे. जैसे अगर आपकी डिग्री में आपके 100 में से 100% आए हैं तो 100% के लिए 100 इंटू 0.15 करेंगे एंड मतलब 15 मार्क्स. मतलब मैक्सिमम मार्क्स इन दिस कैटेगरी इज मैक्सिमम 15 मार्क्स. तो जितनी भी आपकी परसेंटेज है इंटू 0.15 कीजिए एंड यू विल फाइंड आउट कितने मार्क्स आपको इस पर्टिकुलर केस में मिल रहा है. इसके ऊपर आपका आएगा रैंक. तो अगर आपको कोई भी यूनिवर्सिटी ने कोई भी रैंक अवार्ड की है, बी इट फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड, तो आपको 6 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे इसके. तो ये हो गया हमारा 4 + 6 + 15, मैक्सिमम 25 मार्क्स. एंड प्लीज नोट, ये साइंटिस्ट CDEF चारों के लिए है, ठीक है. चारों में एकेडमिक एवैल्यूएशन हो रहा है, ये चारों के लिए है. एंड ये इन 3 कमिटीज के लिए, टोटल 4 कमिटीज थी जो मिलकर ये करा रही है, इन तीनों के लिए ये वाला एकेडमिक एवैल्यूएशन फॉलो होगा. तो जो सबसे पहला हमारा कैटेगरी है एकेडमिक एवैल्यूएशन का, जिसमें 25 मार्क्स आ रहे हैं, वो इस बेसिस पे आ रहे हैं. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू बाकी सारे मार्क्स. तो जो हमारा सेकंड फैक्टर इस पर्टिकुलर केस में ये है कि आपका पोस्ट एसेंशियल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन अ पर्टिकुलर रेलिवेंट फील्ड कितना है. तो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड एज पर दी RR अगर आपका 4 years है इन साइंटिस्ट, लाइक अगर आप यहाँ पे चेक करना चाहें तो आप देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर रखा है C, D, E और F. तो अगर आपका जो एक्सपीरियंस है एज पर दी RRs वो 4 years है साइंटिस्ट C के केस में, 8 इन D, 12 इन E एंड 18 इन F, तो आपको 20 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है. अगर एडिशनल एक्सपीरियंस आपने इसके ऊपर भी एक्वायर किया है, 2 साल का फॉर CND एंड 4 साल का फॉर ENF, तो आपको 10 मार्क्स और मिलेंगे. तो इसमें मैक्सिमम मार्क्स हो गए 30. तो हमने 25 + 30 55 मार्क्स कवर कर लिए 70 में से. नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड सी और क्या रह रहा है हमारी. रह रही ये पर्टिकुलर क्राइटेरियाज. तो हमारा रह रहा है जर्नल पब्लिकेशन, मतलब अगर आपने कोई भी जर्नल पब्लिश की है, मार्क्स पर पेपर, इंटरनेशनल या नेशनल. अगर आपने इंटरनेशनल जर्नल में कुछ भी पब्लिश किया तो दैट्स 2 मार्क्स, नेशनल जर्नल में कुछ भी पब्लिश किया दैट्स 1 मार्क. एंड इन्होंने जर्नल स्पेसिफाई कर रखी है इस पर्टिकुलर केस में, यू कैन चेक दिस आउट. तो टोटल इसमें आपको मैक्सिमम मार्क्स इसमें आपको 10 मिल सकते हैं. इफ यू मूव फॉरवर्ड, इन्होंने कॉन्फ्रेंस पब्लिकेशंस की भी बात की है. कॉन्फ्रेंस पब्लिकेशंस इन योर पर्टिकुलर रेलेवेंट फील्ड के अंदर ही. तो मार्क्स पर पेपर 1 मार्क है फॉर एवरी पेपर दैट यू पब्लिश्ड. IEEE में किया है, स्प्रिंगर में किया है, SCPUS में किया है, वो आप देख लीजिए. इसमें मैक्सिमम मार्क्स आपको मिलेंगे 5, ठीक है. ये पूरा एडअप करके हमारा हो गया 70. एंड 30 मार्क्स का हमारा पर्सनल इंटरव्यू हो रहा है. लाइक आपका इंटरव्यू पर्सनल इंटरैक्शन इज ऑफ 30 मार्क्स इन ऑल दीज कैटेगरीज. मतलब टोटल मिला के बन गए 100 मार्क्स. दिस इज फॉर दिस पर्टिकुलर केस एंड आई होप दैट इज क्लियर. नाउ लेट्स मूव ऑन. इन्होंने ये भी बता रखा है, इफ यू वांट टू चेक इट आउट यू कैन. इन्होंने बताया इवैल्यूएशन कमेटी में कौन कौन होगा, कैसे होगा, यू कैन चेक दिस आउट. नाउ लेट्स गो फॉरवर्ड. हमने वहाँ बताया था कि 3 पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस का हमने बता दिया. हमारा STQC में कैसे होगा अब हम उसे डिस्कस करेंगे. मतलब इट्स प्रीटी मच सिमिलर, कुछ चीज़ें डिफरेंट है. जैसे इसमें प्रोफेशनल अचीवमेंट्स में आपका टेस्टिंग एंड ऑडिट सर्टिफिकेशन इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT इंक्लूडिंग लैब प्रोसेसेस. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या उसकी बॉडी ने इशू किया है तो 10 नंबर वरना 0. इमर्जिंग एरियाज, मोबाइल, AI, ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी परफॉर्मेंस, अगर इसमें आपने किया सक्सेसफुल कंप्लीशन है गवर्नमेंट या उसकी किसी भी बॉडी के थ्रू तो 10 नंबर मिलेंगे विच इज 2 मार्क्स फॉर ईच सर्टिफिकेशन. अगर सक्सेसफुल पार्टिसिपेशन है तो 2 नंबर मिलेंगे वरना 0. एंड CISO एंड रिलेटेड ट्रेनिंग की है, अगर किसी भी गवर्नमेंट बॉडी या QCI accredited है तो 10 मार्क्स मिलेंगे वरना 0. सो वी हैव हाउ मच टोटल 30 राइट हियर. नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड. 30 नंबर हमने यहाँ डिस्कस कर लिए. इनका सेकेंड इज पोस्ट एसेंशियल क्वालिफिकेशन. अगर आपके पास पर्टिकुलर रेलिवेंट फील्ड के अंदर है, जैसा RR में इन्होंने डिफाइन कर रखा है, जैसे एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड एज पर RR अगर 4, 8, 12 या 18 है इन पर्टिकुलर केसेस के लिए विच इज साइंटिस्ट C, D, E and F, तो 20 नंबर मिलेंगे. एंड अगर एडिशनल एक्सपीरियंस इस पे 2 साल या 4 साल का है गिवन योर पोस्ट, CD के लिए 2, EF के लिए 4, तो 10 नंबर और मिलेंगे विच इज 30 मार्क्स. एंड जर्नल पब्लिकेशन इन दैट पर्टिकुलर फील्ड same as above, which is 1 mark for publication in international journal and 0.5 for a national journal. तो आधा हो गया ऊपर वाले केस से. इस केस में आपको टोटल मैक्सिमम 5 मिलेंगे. एंड कौन से नेशनल जर्नल्स हैं, इट्स द सेम एज अबव. यू कैन चेक इट आउट, पॉज द वीडियो एंड यू कैन रीड दिस राइट हियर. सो ये हो गए हमारे
total marks. Now if we go on, इसमें conference publications को भी marks दिए हैं as similar as above, which is basically 1 mark for every paper presented and published in these 3. तो इसमें भी हो गया हमारे 5 marks, ये हो गया हमारे 70, and अगर हम नीचे देखें personal interview वाले केस में हमारे पास 30, तो इसमें हो गया 100. Right? So that's how they're going to go about the academic evaluation section in scientist C, D and E and F. तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई हो, इन्होंने बहुत अच्छे से समझा रखा है. अब जनरल क्राइटेरिया, आपने BE BTech की है, ME MTech की है, मल्टीपल एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है, तो यू आर एलिजिबल फॉर द सेम. रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस कितना है वो भी इन्होंने स्पेसिफाई कर रखा है. हर पोस्ट के लिए कैंडिडेट शुड हैव अटेन्ड द करंट एक्सपीरियंस लेवल एटलीस्ट 1 level बिलो द पोस्ट अप्लाइड फॉर बिफोर द क्लोजिंग डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट. फिर इन्होंने ये भी बोल रखा है कि जो सेम पे लेवल पे काम कर रहे हैं वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं. Right? And any previous experience below pay level 10 as per 7 CPC or equivalent will not be considered. So इन्होंने बहुत clearly ये चीज़ mention कर रखा है. जो लोग private sector में अभी काम कर रहे हैं उन वो basically अपना CTC या pay-drawn या CTC revision document form 16A ये सब दे सकते हैं. Like while determining the suitable level of experience, form 16A will be the sole criteria in this particular case. पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस रेंडेड बाय कैंडिडेट, पार्ट टाइम बेसिस, डेली वेज, ये सब पूरा कैलकुलेट होगा. रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस रिवर्स क्रोनोलॉजिकल में ऑर्डर में होगा. ये सब आप पॉज करके पढ़ सकते हैं. दीज आर द जनरल इंस्ट्रक्शंस. विल मूव आउट ऑफ द स्क्रीन. यू कैन पॉज एंड रीड दिस इफ यू वांट टू गेट मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन. नाउ लेट्स गो फॉरवर्ड. पे स्केल इन्होंने डिस्कस किया है कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन टाइप सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट है तो करंट या लेटेस्ट लेवल ऑफ एक्सपीरियंस क्या नीडेड है. सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में है तो 1 level बिलो द पोस्ट अप्लाइड चाहिए आपको एज पर द 7 CPC और इक्विवेलेंट एज मेंशन्ड अबव. एंड अगर आपका एक्सपीरियंस लाइक WEF 1 Jan 2025 है या 1 Jan 2026 से 31 December 2024 के बीच में है तो आपका पे लेवल 10 होगा. अगर 1 Jan 2011 से 2015 के बीच में है तो दिस इज योर पे 15,600 प्लस GP और 5,400 विच इज 6 CPC. एंड देन अगर आपका एक्सपीरियंस जनवरी 2001 से दिसंबर 2010 के बीच में है तो दिस इज योर पे 8,000 से 13,500. राइट? अगर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट PSUs की बात करें तो बेसिकली इसमें करंट या लेटेस्ट लेवल ऑफ एक्सपीरियंस दैट यू नीड इज एप्लीकेबल IDA स्केल पे लेवल which is 1 level below the mentioned particular case. अगर हम बात करें इस particular case में which is 1 Jan 2025 या 1 Jan 2026 से onwards अगर कुछ भी है तो applicable IDA scale equivalent to पे लेवल 10 है इस particular case में. Now अगर हम बात करें 2011 से 2015 के बीच में अगर आपका एक्सपीरियंस है तो applicable scale equivalent to 15,600 plus GP of 5,400 same as above and इस particular case में भी same as above. एंड अगर आप प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट लिमिटेड, ऑटोनॉमस बॉडी ऐसे बैंक किसी में काम कर रहे हैं तो मिनिमम ग्रोस सैलरी 16A के अकॉर्डिंग होगी. साइंटिस्ट C की 12 है, D की 15, E की 18 और F की 24. तो उन्होंने स्पेसिफाई कर रखा है बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस 12 lakhs अगर आपका एक्सपीरियंस 2025 ऑनवर्ड्स है 1 January 2025 ऑनवर्ड्स. इट्स 9 lakhs अगर 2016 से 2024 के बीच में है. इसके बीच में है तो 6 and इसके बीच में है तो 4. I'm just going to clean the screen out for you guys. You can pause and read this if you want to get more detailed analysis. Now let us move forward. These are the supporting documents that you need. ये भी आप pause करके read कर सकते हैं if it's like whichever criteria you particularly fall into. अब हम बात करते हैं recruitment for scientists C and D. तो इसमें सब कुछ सेम है, बस इसमें हमें पता है कि एक स्क्रीनिंग टेस्ट भी होगा. तो अब उस स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या है वो हम डिस्कस करेंगे. तो साइंटिस्ट C और D के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा, विल बी डन थ्रू 3 स्टेज प्रोसेस. सबसे पहले होगा स्क्रीनिंग टेस्ट, फिर होगा एकेडमिक इवैल्यूएशन जैसा हमने ऊपर डिस्कस किया, और उसके बाद होगा पर्सनल इंटरैक्शन और इंटरव्यू जैसा हमने ऊपर डिस्कस किया. नाउ लेट्स गो फॉरवर्ड. स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या होगा? इसमें होगा MCQ होगा ऑन रीजनिंग, बेसिक मैथ्स, इंग्लिश, एप्टीट्यूड एंड लीडरशिप क्वालिटी. इनके बेसिस पे होगा आपका एक MCQ. दैट्स योर स्क्रीनिंग टेस्ट. स्क्रीनिंग टेस्ट में MCQs होंगे जो आंसर होंगे 3 घंटे के अंदर. तो बेसिकली आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है 3 hours का. And if you move on, candidates with the qualifying score with screening test minimum 60% marks. मतलब अगर आपके screening test में minimum 60% marks आए, only then you'll be considered eligible to fill up the main application post for scientists C and D.
to meet the eligibility as per the RRs. Now, in case sufficient number of candidates इतने नहीं होते हैं reserved categories के लिए, तो इस केस में 60% मार्क्स, मिनिमम 60% मार्क्स इन स्क्रीनिंग टेस्ट से गिरा के 50% कर देंगे. बट ये सिर्फ इस केस में है अगर सफिशिएंट लोग नहीं होते हैं रिजर्व्ड कैटेगरीज में. सो दिस इज वन कंडीशन दैट दे हैव डिस्कस्ड. नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड सी व्हाट्स गोइंग ऑन. इन्होंने यहाँ पे बोला कि जो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स है स्क्रीनिंग टेस्ट में वो हम लिमिट करेंगे 1:6 की रेशो में, मतलब 6 कैंडिडेट्स फॉर ईच पोस्ट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट in each category to qualify the first stage. ठीक है. अब application qualifying for the first stage, fulfilling eligibility conditions given in RRs will be evaluated by the committee. Committee हमने ऊपर आपको दिखा दी है, नीचे भी आ जाएगी probably. अगर हम आगे बढ़ते जाएं इसके अंदर, you can pause and read about it. ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस की थी. we'll just go over it just for your benefit. इस पर्टिकुलर केस में इन्होंने कहा है कि मेरिट लिस्ट होगी 70 मार्क्स की, एक्सक्लूडिंग 30 मार्क्स from the interview, and candidates होंगे 1:3 की रेशो में shortlist. Everything same as above इस particular case में. And they would be called for personal interaction or interview with aggregate minimum of 10 candidates. ठीक है. ये same ऊपर था, same चीज़ यहाँ पर भी है. और क्या minimum qualifying marks है वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर रखा है. यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हमारे हैं 50% फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी एंड 40% फॉर रिजर्व्ड कैटेगरी. तो ये है हमारा पर्टिकुलर केस एंड टोटल 100 मार्क्स बन गए. हमारा इवैल्यूएशन प्रोसेस के 70 मार्क्स बन रहे हैं एंड हमारे पर्सनल इंटरव्यू के 30 मार्क्स बन रहे हैं. सो दिस वाज द डॉक्यूमेंट. नाउ लेट अस जस्ट टॉक अबाउट द लास्ट पोजीशन दैट वी हैव लेफ्ट इन दिस पर्टिकुलर केस व्हिच इज साइंटिस्ट बी. अब साइंटिस्ट बी गेट के थ्रू हायर हो रहे थे अगर आपको याद हो तो. साइंटिस्ट हमने CDEF डिस्कस कर लिया. लेट्स डिस्कस बी एंड देन विल बी डन विद दिस वीडियो. सो जितने लोगों ने गेट दिया है उनके लिए ये है. डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट भी. वो 2 स्टेज है बस. 2 स्टेज में क्या है, आपका गेट स्कोर पहले चेक किया जाएगा, उसके बाद पर्सनल इंटरेक्शन या इंटरव्यू होगा. पहले गेट स्कोर चेक करेंगे फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा. ये बस 2 स्टेज प्रोसेस है. इसमें कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पोजेस अ वैलिड गेट स्कोर इन रेलेवेंट डिसिप्लिन वेयर गेट इज कंडक्टेड. ठीक है. डिसिप्लिन रेलिवेंट होना चाहिए तो हम सबको ही पता है, बट इन केस अगर आप ट्राई करना चाहे तो दिस इज द केस. रेलिवेंट डिसिप्लिन में वैलिड गेट स्कोर्स अलॉन्ग विद रेलिवेंट एसेंशियल क्वालिफिकेशंस एज पर द RRs वुड बी स्पेसिफाइड बाय द पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस, द 4 ऑर्गेनाइजेशंस मेंशन्ड बिफोर. द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड इज मिनिमम रिक्वायरमेंट. मतलब बेसिकली ये मिनिमम रिक्वायरमेंट आपको देते हैं और ऊपर से लिस्ट से नाम निकालते हैं. ऐसा नहीं है कि अगर आपने उससे मीट कर लिया तो आप ऑटोमेटिकली इंटरव्यू में पहुंच जाएंगे. तो दैट्स वेरी क्लियर. लाइक अगर मिनिमम रिक्वायरमेंट इन्होंने 30% बोला किसी भी चीज़ का तो ये ऊपर से ही नाम निकालेंगे बेस्ड. ठीक है. सो आई थिंक दैट्स प्रीटी क्लियर. अगर हम आगे बढ़ते जाएं तो एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड गेट स्कोर के इन द रेशो ऑफ 1:5. ठीक है. सब्जेक्ट टू देयर अवेलेबिलिटी डिसिप्लिन वाइज एंड कैटेगरी वाइज. The candidate will be assessed in the interview based on the following attributes. अब इंटरव्यू में किस बेसिस पे असेस करेंगे ये इन्होंने स्पेसिफाई कर रखा है. 50 मार्क्स का इंटरव्यू है आपका, जिसमें जो टेक्निकल नॉलेज है, एकेडमिक नॉलेज है, वो एडअप करती है 30 मार्क्स. फिर जो आपका प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड कॉम्प्रिहेंशन है वो एडअप करते हैं 15 नंबर. और फिर एकेडमिक परफॉर्मेंस विच इज 0.05 मार्क्स अवॉर्डेड फॉर ईच परसेंटेज. मतलब अगर आपके 100 में से 100% आए हैं अपने कॉलेज में तो दैट्स गोना बी 0.05 into 100 and that's going to be total of 5 marks. मतलब हमारे maximum possible marks इसके अंदर 5 marks है. तो ये बना हमारा टोटल 50 मार्क्स. तो 50 मार्क्स का इंटरव्यू होगा आपका अगर आप क्वालिफाई कर जाते गेट के मार्क्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. एंड दिस इंटरव्यू इज गोइंग टू डिटरमाइन किसको मिलेगा. ना इसमें इन्होंने स्पेसिफिकली बोला है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 50% है फॉर अनरिजर्व कैटेगरी एंड 40% है फॉर रिजर्व कैटेगरी इन पर्सनल इंटरव्यू. इससे नीचे अगर आपका आया है तो आप फाइनल लिस्ट में एनी हाउ नहीं आ रहे हैं. फिर फाइनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट विल बी प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरी वाइज मेरिट, एग्रीगेट ऑफ 60% वेटेज ऑफ गेट स्कोर एंड 40% वेटेज ऑन मार्क पर्सनल इंटरव्यू. बेसिकली 60% आपकी गेट का स्कोर मैटर करता है एंड 40% आपका PI मैटर करता है. तो इस रेशो में ये कैलकुलेट होगा फाइनल मेरिट लिस्ट. तो ये थी सारी ओपनिंग साइंटिस्ट बी से लेके साइंटिस्ट F तक. इफ यू आर एलिजिबल अप्लाई नाउ एंड डू नॉट वेट फॉर दिस टू एंड.